नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन हार्मफुल स्ट्रेटजीज़ या उन हार्मफुल प्लानिंग के बारे में जो कि जाने अनजाने में गलती से किसी भी एक फूड ऑनर के द्वारा बन जाती है। ये फूड स्टार्टअप कुछ भी हो सकता है, आपका क्लाउड किचन हो सकता है, रेस्टोरेंट, टेक अवे, घर से काम करने वाला या किसी भी प्रकार के। आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि जब भी हम एक अपना फूड बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, हम कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं, अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, अपने अनुभव का इस्तेमाल करके और उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। पर वहीं जाने अनजाने में हमसे वो सारी की सारी गलतियां होती हैं और जो हमारी प्लानिंग फेल हो जाती है। तो वही सारी हार्मफुल स्ट्रेटजीज़ कौन कौन सी हो सकती है, कुछ मैंने पॉइंट्स नोट डाउन करके रखे हैं, वही आपको मैं बताने वाला हूँ। आपको ये भी मालूम होगा, अगर एक सिटी में एक साल के अंदर 100 रेस्टोरेंट खुल रहे हैं तो आप मान लीजिए 60, 70 या 80 तक एक साल में बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो उनकी जो स्ट्रैटेजीज़ होती है, उनकी जो प्लानिंग होती है वो फेल हो जाती है। वो वही प्लानिंग यूज़ कर रहे होते हैं जो कि जर्नल प्लानिंग होती है। तो वो कौन सी हार्मफुल स्ट्रैटेजीज़ होती है जो कि आपको अवॉइड करनी है, आपको बिल्कुल ही नहीं अपनानी है, या अपनाना है तो उसमें से उसका कुछ अंश अपनाना है ताकि आपका रेस्टोरेंट बिजनेस फ्लरिश कर पाए। तो वही सारे कुछ जो मैं आपको जो टिप्स बोल दीजिए या वो सारी हार्मफुल स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट मैं ले रहा हूँ वो है हमारा फोकसिंग ऑन एक्वायरिंग न्यू कस्टमर। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हम लोग नए कस्टमर को एक्वायर करें। हर बार कोई हमारा नया कस्टमर हो और जिसमें हम लोग कहीं ना कहीं सफल भी होते हैं। आपने देखा होगा, आपके पास नए नए कस्टमर आ रहे हैं क्योंकि आपका नया रेस्टोरेंट है। पर वहीं हम लोग ये बात बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमारे जो पुराने कस्टमर हैं, हमारे जो कस्टमर को हमें किस प्रकार से लॉयल बनाना है। अगर आप अपने पुराने कस्टमर को रिटेन कर पाते हैं और इवन जो भी आपके पास जो पुराने कस्टमर है या आपके गेस्ट बोल दीजिए, अगर सिर्फ आप 5% भी वहाँ से उनको रिपीट ऑर्डर करवा पाते हैं पर मंथ, तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन 25 से 30% तक बढ़ जाता है। पर हम लोग हमेशा यहाँ कोशिश करते हैं कि हमारे पास नए कस्टमर आएँ, पर जो पुराने कस्टमर होते हैं उनको हम लोग कभी भी लॉयल बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी है आपकी नए कस्टमर एक्वायर करने के वाले, इसके अंदर आपको ये टर्म भी ऐड करनी है कि आपको पुराने कस्टमर को रिटेन करने के लिए भी प्लानिंग करनी है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे है कि हम लोग कम्प्लीटली रिलाय हो जाते हैं हमारी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। डिजिटल मार्केटिंग अब एक इतना बड़ा शब्द हो चुका है कि हमको लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग करके हम लोग पूरे रेस्टोरेंट को चला पाएंगे, हम लोग बहुत अच्छा बिजनेस कर पाएंगे, हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो होगा। क्योंकि हमारा इस समय ऐसा ही चल रहा है कि हम लोग डिजिटली सारी चीज़ें कर रहे हैं और हमको लगता है कि सिर्फ डिजिटल करके ही मेरा बिज़नेस चल पाएगा, और हम लोग कम्प्लीटली रिलाय हो जाते हैं। हम लोग बड़े बड़े बजट्स अपने जो डिजिटल मार्केटिंग वालों को दे देते हैं, पर वहीं हम लोग अपने जो दूसरे मार्केटिंग के तरीके होते हैं जिसको कि हम लोग फिजिकल मार्केटिंग होते हैं, वो बिल्कुल हम लोग ज़ीरो कर देते हैं। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग के अलावा भी कई सारी चीज़ें करनी है जिसको कि आप फिजिकल मार्केटिंग कह सकते हैं, तभी आपका बिज़नेस अच्छा ग्रो हो पाएगा। आपको सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर नहीं रहना है, और यही एक सबसे बड़ी गलती हम लोग इस समय में, इस जनरेशन में करते हैं। तीसरा यहाँ पे है कि हम लोग अपनी जो सेल्स पिचिंग करते हैं, हम लोगों को पोस्ट भेजते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, वो गलत समय पे भेजते हैं। जैसे कि एक उदाहरण मैं लेता हूँ, अगर आपका रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छे डोसो सर्व कर रहा है या आपने कोई नई वैरायटी डोसो की निकाली है, तो आपको वो सारी पोस्ट सुबह के टाइम डालनी चाहिए जिससे कि लोग उस समय उनको देखें। ये ना कि आप वो पोस्ट शाम के समय डाल रहे हो जिस समय लोगों के डिनर का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप अपने प्रोडक्ट को, अपने फूड आइटम को रॉन्ग टाइम पर पिच कर रहे हैं तो वो भी एक तरीके से गलत है। ये वाली जो मैं आपको प्रैक्टिस मैंने तीसरे नंबर पे बताई है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है और हमको इस बारे में यहाँ पे पता नहीं होता है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है हमारा ओवर फ्रेंडली स्टाफ। हम लोग यहाँ पे अपने जो स्टाफ को ऑनर के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं, हम लोग दोस्त की तरह बिहेव करने लगते हैं और हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम लोग एक बिज़नेस कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे जो आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वेटर्स हो गए, शेफ़ हो गए, वो कस्टमर के साथ इतने ज़्यादा ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं कि वो उनको डिस्काउंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट्स देना शुरू कर देते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय वहाँ व्यतीत करने के लिए बोलते हैं, जो कि आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। क्योंकि एक कस्टमर अगर एक कॉफ़ी पीने के लिए आ रहा है और आपका स्टाफ इतना ज़्यादा ओवर फ्रेंडली है कि वो एक कॉफ़ी को पीने में 2-2.5 घंटे लगा रहा है और कुछ नहीं खा रहा है, तो वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत होती हैं। आपको ये भी समझना होगा, स्टाफ को फ्रेंडली रखना है, चाहे अपने साथ चाहे कस्टमर के साथ, बट एक आपको लिमिट तय करनी है कि आपको किस हद तक फ्रेंडली जाना है। ये नहीं कि आप इतने ज़्यादा फ्रेंडली हो जाए कि वो वहाँ पे आके अपने टाइम पास करने लगे। आपको अपने बिज़नेस का ध्यान यहाँ पे ज़रूर रखना है।
इसके बाद जो पाँचवा पॉइंट है वो है हमारी कॉस्ट कटिंग का। कॉस्ट कटिंग हर कोई करता है, अलग अलग तरीके होते हैं। हम लोग मैन पावर में कॉस्ट कटिंग करते हैं, हम लोग अपने फूड की कटिंग करते हैं, फूड पोर्शंस की कटिंग करते हैं, या कई सारी तरीके से हम मेंटेनेंस की भी कटिंग करते हैं। पर यहाँ पे आपको चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको कटिंग तो करनी है पर थोड़े दिमाग लगा के करनी है। आपको ऐसा नहीं करना कि आपको अगर मान लीजिए फूड कटिंग करनी है या पोर्शन कटिंग करनी है तो आप ऐसे आइटम्स की फूड पोर्शन की कटिंग करने लग जाए जो कि आपके बहुत ज़्यादा चलते हैं, जो कि जिसके लिए कस्टमर आपके पास आता है। अगर आप वही सारे आइटम्स की कटिंग करने लग जाएंगे, उनके पोर्शन को कट डाउन करने लग जाएंगे, तो आपके कस्टमर यहाँ से चले जाएंगे। दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे मैन पावर कॉस्ट का। आप अनस्किल्ड स्टाफ हायर कर लेते हैं, एक स्टाफ जिसको कुछ नहीं आता या थोड़ा कम काम आता है, आप उसको रिप्लेस कर देते हैं एक ऐसे एक्सपर्ट बंदे के साथ, एक एक्सपर्ट शेफ़ के साथ जो कि आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा हो। तो आपके यहाँ पे कुछ पैसे बचते हैं पर आपका जो कस्टमर होता है वो वहाँ से टूटने लग जाता है, क्योंकि उसके हाथ का जो टेस्ट है वो कोई और नहीं दे सकता है। तो आपको कॉस्ट कटिंग करनी है पर ध्यान से करनी है। यहाँ पे हम लोग कॉस्ट कटिंग अपनी मेंटेनेंस को लेके भी करते हैं। मेंटेनेंस से मेरा मतलब है अगर आप कोई अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है आपके पास स्टोरिंग के लिए तो हम लोग नहीं खरीदते। हमको लगता है कि काम चल जाएगा और ऐसे ही चलता रहेगा, पर वहीं पे अगर हम लोग प्रॉपर स्टोरिंग नहीं करते हैं, अपनी चीज़ों को प्रॉपर मेंटेन करके नहीं रखते हैं या मेंटेनेंस के में कटिंग करते हैं तो हमारा सामान बर्बाद होता है, हमारी स्टोरेज प्रॉपर नहीं हो पाती, वो सामान सड़ता है, गलता है और एक तरीके से देखिए वहाँ पर हमारा ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और अगर हम वही चीज़ें अपनी मेंटेनेंस को सही से करें और वहाँ पे कॉस्ट कटिंग ना करें तो हमारी चीज़ें तब भी ठीक रहती है। आप अपने कटिंग कर सकते हैं पर उतनी ही कटिंग कीजिए जितनी की फिजिबल हो सके। ज़बरदस्ती कहीं पे कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा, आप ट्रेनर्स को हायर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कोई हायर कर लेता है और कम्प्लीटली हम लोग जो ट्रेनर्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। आप ट्रेनर्स को हायर कीजिए अपने SOPs बनाने के लिए, आपके सिस्टम को अच्छे से एक तरीके से ऑपरेट करने के लिए। वो सारी चीज़ें आप खुद भी सीखिए। सिर्फ ट्रेनर आपके स्टाफ को ट्रेनिंग दे देगा और आपका स्टाफ बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो जाएगा, ऐसे कभी नहीं हो सकता। यहाँ पर आपको भी चीज़ें समझनी होंगी, सीखनी होंगी, तभी एक तरीके से प्रॉपर तरीके से आपका बिजनेस रन कर पाएगा। सबसे लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो है रिलाइंग ऑन अमेजिंग फूड। हमको लगता है कि हम लोग बहुत ही अमेजिंग खाना बना रहे हैं और हमारा यही खाना खाने के लिए कस्टमर हमारे पास आएगा, जो कि एक तरीके से सही है पर कम्प्लीटली ये भी सही नहीं है। आपको सिर्फ अपने अमेजिंग खाने के ऊपर या बहुत अच्छे खाने के ऊपर प्राउड फील तो करना चाहिए, पर कम्प्लीटली इसके ऊपर डिपेंड नहीं हो जाना चाहिए कि आप अच्छा खाना बनाएंगे तो कस्टमर आएंगे। आपको यहाँ पे जो मार्केटिंग वाला पार्ट है वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा, अपनी कॉस्टिंग्स भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, अपनी रिपोर्ट्स, अपने SOP सब कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी कस्टमर आपके पास आएगा और आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ पे जैसे कि हम लोग क्लाउड किचन की बातें करते हैं, यहाँ पे अगर आप सिर्फ यही सोच लोगे कि मेरा खाना बहुत अच्छा है और मैं यही इस अच्छे खाने के दम पे मार्केट में रुक पाऊँगा तो चीज़ें तब भी सही नहीं होंगी। यहाँ पे आपको अपनी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। पहले का ज़माना कुछ और था, लोग कम्प्लीटली आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करते थे, लोगों के पास चॉइसेस कम होती थी, पर जैसे जैसे समय बढ़ा है इतनी सारी चॉइसेस लोगों के पास आ चुकी हैं कि वो कहीं पे भी शिफ्ट हो जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें आज मुझे आपको बतानी थी कि आपको ये सारी स्ट्रैटेजीज़ अवॉइड करनी है अगर आप एक फूड बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, मेरे व्हाट्सअप का नंबर नीचे है, आप वहाँ पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।